गुड आफ्टरनून एवरीवन। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? ओके। आज एक इम्पॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग एंड एनर्जेटिक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। आप लोग पीसीएस में या सिविल सर्विसेज में जो मेंस लिखते हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, टॉपिक भी है। जो मैंने कहा इंटरेस्टिंग भी है, एनर्जेटिक भी है और इम्पॉर्टेंट भी है एंड स्कोरिंग भी है। तो 4 फैक्टर्स इसके साथ जुड़ा हुआ है, इंटरेस्टिंग और एनर्जेटिक, स्कोरिंग एंड इंपॉर्टेंट। क्योंकि जनरली जो हम न्यूज सुनते हैं और देखते हैं, ये न्यूज़पेपर में जो रीडिंग करते हैं, उसी से संबंधित टॉपिक आज हम चर्चा में करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, पहले हम जाने कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ द इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी का बेसिक कंसेप्ट है क्या? क्या होता है पॉलिटी? व्हाट डू यू मीन ऑफ पॉलिटी? व्हाट इज पॉलिटी? व्हाट इज स्टेट? व्हाट इज गवर्नमेंट? इन सब के बारे में जब आप जानोगे तब तो लिख पाओगे। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत। स्कोरिंग भी है, इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, एनर्जेटिक भी है। एनर्जेटिक किसी लिए है? न्यूज में हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, उस सभी के बारे में। अब इसमें हम पहले जाने कि मीनिंग ऑफ पॉलिटी, इसमें बहुत सारी बातों को हम जानेंगे अभी। यानी कि मीनिंग ऑफ पॉलिटी, ये राज्य व्यवस्था का अर्थ होता है क्या? स्टेट, राज्य क्या है? उसके बाद राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता क्यों है? व्हाई इज पॉलिटिकल सिस्टम रिक्वायर्ड? लोकतंत्र के प्रकार, टाइप ऑफ डेमोक्रेसी एंड डिफरेंट टाइप ऑफ द गवर्नमेंट सिस्टम। यदि इनको हम जान गए तो पॉलिटी को समझने में एंड गवर्नेंस को समझने में काफी आसान होगा। बिल्कुल सब कुछ क्लियर आपके सामने होगा। राइट? मजा आ रहा है? समझ रहे हो? तो आप लोग बताइए, आपने सुना है, पढ़ा भी है, न्यूज भी देखते हो, है ना, कि पॉलिटी पॉलिटी राज्य व्यवस्था। क्या होता है राज्य व्यवस्था? क्या है सरकार? कौन है राज्य? जब इसको आप जान जाते हैं तो बहुत अच्छे से आप इसको एक्सप्लेन कर पाओगे। क्योंकि क्वेश्चन पीसीएस में भी, चाहे किसी भी स्टेट का आप पीसीएस दे, तो उसके भी क्वेश्चन पूछने का पैटर्न जो है वह काफी कंसेप्चुअल और अप्लाइड टाइप का हो चुका है। ये कह सकते हैं यूपीएससी के बराबर है, आईएएस के बराबर है। जब उसके बराबर है तो उसी के अनुसार हमें पढ़ने की भी तो जरूरत है। राइट? अब एक एक करके हम पढ़ें। पहला हमारा क्या है? हम कहते हैं राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था क्या है? व्हाट इज पॉलिटी? उसको देखें। किसको कहते हैं राज्य व्यवस्था? ठीक है, किसको कहते हैं राज्य व्यवस्था? उसके बाद हम इंडियन पॉलिटी की बात करेंगे। पॉलिटी, राज्य और उसकी व्यवस्था। शब्दों का मीनिंग जान लो बेटा। शब्दों का मीनिंग जान लिया तो अपने आप आंसर आपके सामने होगा। बुक इस लैंग्वेज में पढ़ने की जरूरत नहीं है। किताब में जो लिखा हुआ है, बुक में जो लिखा है, उसको आपने याद कर लिया, वो कौन सा कलाकारी है, कौन सी बहादुरी है। सिर्फ बुक पढ़ करके जब आप कोई पेपर पास करने लगे तब तो हो गया। पैटर्न भी चेंज हो चुका है। क्या आईएएस का एग्जाम दो, पीसीएस का दो, किसी का भी दो, सभी एग्जाम का पैटर्न भी चेंज हो चुका है। तो थोड़ा लॉजिकली थिंकिंग की जरूरत होता है। किसके किसकी जरूरत होता है? किसकी आवश्यकता है? थिंकिंग, लॉजिकली थिंकिंग।
तब तो आप क्वेश्चन बना पाओगे। अप्लाइड क्वेश्चन कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे अप्लाइड क्वेश्चन? अप्लाइड क्वेश्चन बनाने के लिए तो अपने थिंकिंग करना होगा, आईक्यू करना होगा, यानी स्मार्ट वर्क, इसकी जरूरत है हमें। इसलिए मैंने कहा कि पॉलिटी जिसको हम कहते हैं हिंदी में राज्य व्यवस्था, दो शब्दों से बना है। संधि विच्छेद करो, हिंदी पढ़े हो ना सभी लोग, एक नॉर्मल सा बात है, संधि विच्छेद पढ़ा होगा हिंदी व्याकरण में, ग्रामर में। होता है क्या कि उस शब्द का संधि विच्छेद करके, शब्द का यदि हम संधि विच्छेद करके और अच्छे से उसको कर लेते हैं तो अपने आप वह क्लियर हो जाता है, और उसमें हमें रट्टा लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, अब यहां पर हम देखें, दो बातें हम देखें। एक कहते हैं क्या, राज्य व्यवस्था। किसकी व्यवस्था? राज्य की व्यवस्था। तो दो शब्द हो गया यहां पर, राज्य आ प्लस उसकी व्यवस्था। इसको, इसका मीनिंग आप जान लिए तो भाई आपका आंसर आपके सामने होगा। यहां पर राज्य का मतलब क्या हो गया, यहां पर जिसको हम स्टेट कहते हैं, यहां पर स्टेट का मतलब बिहार, यूपी, राजस्थान से नहीं है, राइट, उससे नहीं है। यहां पर एक भौगोलिक संरचना की बातें होती है, ज्योग्राफिकल लोकेशंस की बातें हो रही है। ओके, यहां पर राज्य का मतलब, राज्य का मतलब कोई स्टेट नहीं, कोई प्रोविंसेस नहीं, नॉट ए प्रोविंसेस, राइट। कोई प्रोविंस की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं बात किसके कर रहा हूं, एक ज्योग्राफिकल एरिया की बात कर रहा हूं, एक भौगोलिक संरचनाएं की बात कर रही हूं। अब वो ज्योग्राफिकल संरचनाएं जो है वह, यानी मैं भारत की बात कर रहा हूं, देश की बात कर रहा हूं, और उसके अंदर, ठीक है, राज्य जो है, ठीक है, और उसी के अंदर उसकी व्यवस्थाएं होगी। तो व्यवस्था किस टाइप की? कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, सभी की बातें होगी। जब किसके अंदर है, और सभी राज्य के अंदर ही है, राज्य के अंदर ही है। तो इसकी व्यवस्था कैसे चलेगी, और इसी की व्यवस्था के लिए हम, क्या होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक संविधान होता है, जो कि राज्य को उसकी व्यवस्था को चलाने के लिए गाइडलाइन प्रदान करता है, जिसको हम लोग संविधान कहते हैं। संविधान, जिसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे, संविधान क्या है, तो क्या है, वो एक गाइडलाइंस है, ये जो बेसिक लॉ, वो एक बेसिक लॉ है। उस पर आगे यही बात को मैं यहां पर समझाया हूं कि व्हाट इज पॉलिटी। पहले तो ये जाने, हम कोई सब्जेक्ट बेटा पढ़ने जाते हैं तो उसका बेसिक मीनिंग जब जान जाते हैं तो अपने आप सारा कुछ आंसर क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो मैंने कहा कि राज्य और उसकी व्यवस्था, राज्य कौन, समझ लिए, राज्य का मतलब यहां पर कोई स्टेट प्रोविंसेस से लेकर नहीं है, राज्य का मतलब एक भौगोलिक संरचनाएं है, एक भौगोलिक एरिया है जिसके अंदर हम सभी हैं, जिसमें व्यवस्थापिका यानी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी सभी सिस्टम है, एक जनसंख्या भी है। उसकी व्यवस्था कैसे चलेगी, वह कैसे काम करेंगे, जिनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, जिनका क्या ड्यूटी होगा, कौन से राइट जनता को अवेलेबल होगा, एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कैसे हो सकती है, वह तो उन्हीं को गाइड करने के लिए हमारे यहां या विश्व में जो अन्य देश भी है वहां पर संविधान की व्यवस्था कर दी गई है, ठीक है। इसलिए यहां पर मैं लिख दिया कि राज्य व्यवस्था, अब भारतीय राज्य व्यवस्था यहां मैं कहता हूं एक लोकतांत्रिक, क्या है, भारतीय राज्य व्यवस्था क्या है, एक लोकतांत्रिक, ये मैं कहता हूं क्या है, ये कहता है एक लोकतांत्रिक और रिपब्लिक व्यवस्था है, गणराज्यिक व्यवस्था है, जो नागरिकों को क्या दे रहा है,
स्वतंत्रता, प्रतिनिधित्व और न्याय के मूल सिद्धांतों पर आधारित सरकार द्वारा चलाई जाती है। ठीक है, क्या क्या बात कर रहा है? फ्रीडम, रिप्रेजेंटेटिव और जुडिशियरी, न्याय की बात क्या है? जैसे अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा है, हम अपने प्रतिनिधि को चुन रहे हैं। ठीक है, विधानसभा का चुनाव होता है, हम अपने प्रतिनिधि को चुनाव करते हैं। राइट, तो यही बात यहां पर कहा गया है, जिसके में इसमें एक संविधान है। ठीक है, और उसमें क्या है? संसद है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, न्यायपालिका है, राज्य सरकारें शामिल है कि नहीं? ऐसे आप थिंकिंग करोगे तो बहुत अच्छे से मेंस में भी आंसर लिख लोगे आप लोग, बिल्कुल लिख लोगे, आप पास कर जाओ। प्रीलिम्स तो होगा ही, गारंटी है। और यदि प्रीलिम्स में कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा, स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन पूछा, स्टेटमेंट 1 2 3, आजकल पीसीएस में इस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन बदल चुका है। बिहार पीसीएस का देख लो, बीपीएससी में क्वेश्चन बहुत प्रीलिम्स का चेंज किया है, बिल्कुल यूपीएससी पैटर्न को उन्होंने ले आया, यूपी वाले में भी यही किया है। तो उसी टाइप से हमें जानने की जरूरत है। जब इसको समझ जाते हैं तो अप्लाइड क्वेश्चन भी अच्छे से हम कर लेते हैं। राइट, तो इसमें क्या है? तो जिसमें मैंने क्या कहा कि सभी हैं, यानी उसी के अंदर हम लोग एक राज्य के अंदर सभी हैं जिसकी व्यवस्था चलाई जाती है। ओके, राइट, जिसमें नागरिकों के अधिकार, मैंने पहले कहा नागरिकों का अधिकार, कर्तव्य, शासकीय प्रक्रिया सभी को इसके अंदर परिभाषित की गई है। जिसमें मनुष्य के समरसता, बंधुता, भाईचारा की बात भी की गई है, और यही हमारे संविधान के मूल संरचनाएं भी है। समरसता स्थापित करना, समावेशी जीवन की हम बात कर रहे हैं। देख रहे हैं हमारी सरकार के द्वारा, क्या केंद्र हो राज्य सरकार हो, प्राथमिकता क्या दी जाती है? स्वतंत्र न्याय, स्वतंत्रता, समरसता, ये जो मूल मानक है इसी को प्राथमिकता दी जाती है। इसी को क्या दी जाती है? प्राथमिकता दी जाती है। यही है राज्य व्यवस्था। ठीक है, और जिसमें देश के अंदर मैंने क्या एक सांस्कृतिक विविधताएं, समाज के विभिन्न तत्वों को क्या करता है? एक साथ बांधता है। क्यों? कि डाइवर्सिटी है हमारे देश में, विविधताओं का देश भारत, जिसमें अलग अलग संस्कृति के, अलग अलग परिवेश के लोग एक साथ रह रहे हैं। किन्हीं की भाषाएं अलग है, किन्हीं के रीति रिवाजी अलग हैं, जाति प्रथाएं हैं, तो विविधताओं का देश है भारत। जिन सभी विविधताओं का एक साथ लेकर के चलना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि भी मानी जा रही है। तो क्या कहता है, इससे क्या होता है कि सभी एक साथ बांध करके चलते हैं और हमारे लोकतंत्र में विश्वास भी करते हैं। ये भारत की राज्य व्यवस्था के मूल विचार है। ठीक है, समझ गए इसको अलग से? यानी राज्य व्यवस्था क्या होता है? पहले मैंने कहा इसका संधि विच्छेद भी कर सकते हो। राज्य उसकी व्यवस्था है। राज्य कौन? एक भौगोलिक संरचनाएं, एक भौगोलिक एरिया, क्षेत्रफल, जिसके अंदर सभी लोग हैं। संसद भी है, व्यवस्थापिका भी है, वही कार्यपालिका, न्यायपालिका सभी उसके अंदर है। और जनसंख्या, जिसमें विविधताओं से भरा हुआ और विचारों से भरे हुए लोग भी हैं, और उनको एक साथ लेकर के चलना, एक सामाजिक समरसता स्थापित करना, बंधुता स्थापित करना, भाईचारा स्थापित करना, यही हमारा मूल सिद्धांत भी है। यही हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था का मेन थीम भी है। राइट, समझ में आ गया? कर लोगे, लिख लोगे अच्छे से। अब हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं। हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं। वही अब दूसरा पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, जिसको जान लीजिए कि स्टेट, व्हाट इज स्टेट?
राज्य किसको कहते हैं? कौन है राज्य? और यदि बात करें साथ साथ जो आगे मैं बताऊंगा कि सरकार किसको कहते हैं, 99% लोग समझते हैं राज्य ही सरकार है, एक ही बात है, दोनों सेम बातें हैं। आप लोग पॉलिटी पढ़े हो ना, बुक पढ़े होंगे, एनसीईआरटी भी पढ़े होंगे, या अन्य बहुत सारे बुक्स हैं वो पढ़े होंगे। इसमें आपने एक लाइन, एक शब्द देखा होगा कि राज्य हमें अधिकार देता है। शब्द ये नहीं है कि सरकार अधिकार देता है, ठीक है, क्या देता है? राज्य द्वारा प्रदत्त अधिकार। हिंदी में पढ़े हो ना, आप सभी लोग हिंदी के हैं। राज्य द्वारा प्रदत्त अधिकार, ये तो नहीं लिखा हुआ है सरकार के द्वारा प्रदत्त अधिकार, राज्य के द्वारा प्रदत्त अधिकार। तो निश्चित रूप से राज्य और सरकार, ये दोनों शब्दों में थोड़ा सा अंतर भी है, उसको जानना भी जरूरी है। देखिए बिल्कुल बेसिक, मैंने टॉपिक लिखा है बेसिक कंसेप्ट। जब मूल बातें आप जान जाएंगे तो आगे भी उस पर बिल्डिंग खड़ा कर लोगे। यदि स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर, नींव मजबूत होगा, आगे बिल्डिंग भी मजबूत बनेगा ही। एक बात भी जान लीजिए, ठीक है ना। बहुत सारे बेसिक बात जानते नहीं है, मोटे मोटे बुक लेके पढ़ना शुरू कर दिया, हो गया क्या जी, प्रीलिम्स नहीं पास कर पाते हैं, आगे की तो बात छोड़ दीजिए। केवल पॉलिटी में उठाए हम आर्टिकल याद कर लिए, इतने आर्टिकल में ये लिखा हुआ है, इस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है, आर्टिकल हमने पढ़ लिया। अरे भाई अनुच्छेद आर्टिकल पढ़ने से रिजल्ट होता है? अब तो क्वेश्चन का पैटर्न ही अलग है, तो रिजल्ट क्या होगा? कुछ नहीं होगा। और रिजल्ट होगा भी मान लो तो आगे क्या लिख पाओगे? मेंस में नहीं लिख पाओगे। जब तक वह लॉजिकली थिंकिंग करके एक्सप्लेनेशन करने की क्षमता नहीं होगी तब तक नहीं होता है हमारे यहां। चले अब यहां पर हम देखें कि स्टेट, तो यहां पर जैसे मैंने कहा था कि राज्य, यहां पर राज्य का मतलब किसी प्रोविंसेस यानी किसी प्रांत से नहीं है। राज्य का मतलब यहां पर जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, या कर्नाटका है, या राजस्थान है, उससे मतलब नहीं है। यहां पर ये नहीं है। राज्य यहां पर का मतलब है एक पूरे जियोग्राफिकल क्षेत्रफल, भौगोलिक एरिया, एक भौगोलिक संरचनाएं। ये क्या है? एक भौगोलिक संरचनाएं हैं। जी हाँ बेटा, हाँ हाँ बिल्कुल। इसके अंतर्गत सभी हैं। हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट? अब यहां पर क्वेश्चन पूछ सकता हूं मैं, क्वेश्चन यही बनता है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, राज्य के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, तब जाके पता चलेगा इसकी भौगोलिक संरचनाएं क्या है कि नहीं। तब मैं बताऊंगा कि राज्य क्या है और एक्चुअल में इसको हम किस रूप में देखें। देखो है क्या यहां पर हम राज्य, तो इसके बेसिक एलिमेंट्स को हम देखें। हम 4 एलिमेंट्स को देखते हैं। एक पहला, जिसके पास एक जियोग्राफिकल एरिया यानी भौगोलिक क्षेत्रफल हो, एक सर्टेन ज्योग्राफिकल एरिया, निश्चित भौगोलिक सीमाएं। दूसरा जनसंख्या। तीसरा गवर्नमेंट, सरकार। और तीसरा, चौथा क्या? सॉवरेन गवर्नमेंट, यानी इसको हिंदी में कहते हैं प्रभुत्व संपन्न सरकार, वो राज्य है। There are 4 elements of the state. There are 4 elements of the state. भौगोलिक सीमाएं, जनसंख्याएं, सरकार और
सॉवरेन गवर्नमेंट। सॉवरेन गवर्नमेंट का मतलब हो गया एक प्रभुत्व संपन्न सरकारें। प्रभुत्व संपन्न किसको कहते हैं उस पर भी मैं 1 मिनट में समझा देता हूं। ज्योग्राफिकल, जैसे भारत, भारत का एक ज्योग्राफिकल विस्तार है और हमारी एक भौगोलिक सीमाएं बनी हुई है, जिसके अंदर क्या है, एक पॉपुलेशन है, जिसमें अंदर अनेक भाषाई समूह, जातीय समूह के लोग निवास करते हैं। गवर्नमेंट हमारी सरकारी है, चाहे केंद्र हो या राज्य सरकार हो। और हमारी सरकार किस प्रकार की है, एक प्रभुत्व संपन्न सरकार है। प्रभुत्व संपन्न का मतलब यहां पर है ऐसी सरकार जो इंटरनली एंड एक्सटर्नली फ्री हो, जो किसी के दबाव में नहीं हो। नहीं कहते हम लोग, आप लोग भी बोलते हैं कि नहीं, सभी लोग, मैं अपने आप में प्रभुत्व संपन्न हूं, बोलते हो कि नहीं, या मैं अपने आप में सक्षम हूं, संप्रभु हूं। सक्षम हूं मतलब क्या, मैं ये काम खुद कर सकता हूं, हमें किसी दूसरे के सहायता की जरूरत नहीं है, हमें पड़ोसी की सहायता की जरूरत नहीं है। बोलते हो कि नहीं, अरे हो जाएगा, मैं खुद कर लूंगा, तुम्हें सहायता की जरूरत नहीं है, तुम अपने घर में रहो, बोल देते हो। यही बात यहां पर ही है, यही बात इंडिया भी कहता है मेरे भाई। जी हाँ, यही बात इंडिया भी कहता है। क्या कहता है इंडिया, इंडिया, भारत अपना कानून खुद बना सकता है, खुद लागू कर सकता है, हमें किसी अन्य देश के, अन्य शक्तियों के सहायता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं सक्षम हूं, बहुत संपन्न हूं, अपने आप में पूर्ण रूप से सक्षम हूं, मैं इंटरनली एक्सटर्नली दोनों रूपों से फ्री हूं। है हमारा, तो ये राज्य है। इसलिए राज्य जो है, एक बात ये भी जान ले, समझिए, और राज्य जो है, एक बात यहां बता देता हूं साथ साथ, राज्य जो है वो क्या है, राज्य अपने आप में एक एब्स्ट्रैक्ट है। देखिए राज्य क्या है, राज्य क्या है, और एक बात जान लीजिए क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट है। बहुत कम लोग जानते हैं एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है राज्य एक अमूर्त रूप है। क्या है बेटा, एक अमूर्त रूप है, कांट सीन, जिसको हम देख नहीं सकते हैं। यहां पर हम भारत की बात कर रहे हैं, तो भारत को हम देखते नहीं है, समझते हैं, फीलिंग करते हैं, महसूस करते हैं कि हम भारत में हैं। भारत को देख नहीं रहे हैं, समझ रहे हैं, फीलिंग कर रहे हैं, क्योंकि राज्य क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त रूप है। ऐसी भारत को, यानी इसी राज्य को चलाने के लिए सरकार है। तो सरकार क्या हो गया, कॉन्क्रीट, राज्य क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट। समझ में आया, एकदम बेसिक बात बता रहा हूं, एकदम क्लास 6 क्लास के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सारी बातें, बिल्कुल एनसीईआरटी की बात आज समझा रहा हूं मैं मेरे भाई, तब आगे चलेगा, समझ गए। तो राज्य क्या हो गया, राज्य क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया, एक अमूर्त रूप है, जिसको हम देखते नहीं है, समझते हैं, फीलिंग करते हैं, हम इसके अंदर हैं, यानी भारत के अंदर रह रहे हैं। और इसमें जो मैंने अभी बताया, इसकी जो है संरचनाएं हैं, एलिमेंट्स है, एक भौगोलिक क्षेत्रफल, जनसंख्याएं, सरकारें और एक प्रभुत्व संपन्न सरकार। तो सरकार कौन हो गया, उस राज्य को चलाने वाले। सरकार वास्तविकता है, राज्य अमूर्त रूप है, यानी एक अनुभव है, समझने की बात है। बिल्कुल नहीं समझ रहे थे ना, एनसीईआरटी पढ़ोगे तब तो ठीक है, हो गया, समझ गए। अब आगे देखिए, अब देखिए, हाँ एक बात साथ साथ मैं ये भी पढ़ा देता हूं आप लोगों को, यहां पर स्टेट के साथ साथ जो मैंने चर्चा किया वो भी जान लीजिए। कि स्टेट तो जान गए, अब इसके साथ साथ जाने सरकार, गवर्नमेंट। मैंने क्या कहा, स्टेट क्या हो गया, स्टेट क्या हो गया, एक एब्स्ट्रैक्ट है, यानी कि एक क्या है, अमूर्त रूप है, जिसको हम समझ सकते हैं,
लेकिन गवर्नमेंट क्या है, सरकार क्या है, सरकार क्या है, वो वास्तविकता है। सरकार वास्तविकता है जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, उनके पास अपनी समस्या को लेकर के जा सकते हैं, उनसे हम प्रश्न पूछ सकते हैं, है कि नहीं। तो हम राज्य से प्रश्न नहीं पूछते हैं, सरकार से प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि सरकार ही वास्तविकता है। इसी राज्य को सही तरीके से चलाने के लिए सरकार बनाई जाती है। इलेक्शन होता है, हम लोग वोटिंग करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है हमारा, वह गवर्नमेंट राज्य की व्यवस्था को सही रूप से संचालित करता है, क्योंकि राज्य के अंदर ही हम सभी हैं, सारे हमारे सिस्टम है। तो इसी राज्य को चलाने के लिए क्या है, सरकार है। इसी को चलाने के लिए क्या है, सरकार है। इसलिए दोनों का एक अन्योन्याश्रय संबंध भी है, एक अन्योन्याश्रय रिलेशन है यहां पर, राइट। तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट रूप, ये हो गया वास्तविकता, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्क्रीट। वास्तविकता यानी कॉन्क्रीट। आज समस्या होगा, हमारे भारत में समस्या है, तो प्रश्न किससे पूछा जाता है, नरेंद्र मोदी सरकार से, क्योंकि सरकार है वो, क्योंकि सरकार को चलाने वाले आप हैं। तो प्रश्न किससे होगा, इनसे होगा। ये तो अमूर्त रूप है कि नहीं, समझ में आया। देखो बेसिक बात बता रहा हूं एकदम, यही सब आप लोग नहीं पढ़ते हैं, सीधे मोटे मोटे बुक पढ़ना शुरू कर दिया, बेसिक बात समझते नहीं है, कैसे क्वेश्चन लिखोगे। और देखना आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस टाइप से बहुत सारे प्रश्न आ चुके हैं, राइट। क्लियर हो गया। अब देखिए यहां पर कि हमारे यहां राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता क्यों है। Why is political system required? Why is political system required? पॉलिटिकल सिस्टम की रिक्वायर्ड क्या है, क्यों राजनीतिक सिस्टम बनाया जाए भारत में, इसको समझने के लिए कुछ बात जानना पड़ेगा। क्यों बनाया जाए, देखो हमेशा से देखा गया, क्या वो मोनार्की सिस्टम हो या रिपब्लिकन सिस्टम हो, जिस समय भारत या कहीं और पर भी जब राजतंत्र था, तब भी राजनीतिक संस्थाएं की आवश्यकता थी, और राजनीतिक संस्थाएं बना, और उसी राजनीतिक संस्था के द्वारा काम भी हुआ है। देखो शासन तो अनेक प्रकार से हो सकता है, हुआ था, जैसे शासन एक तरीके से हो सकता है, हुआ था। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मोनार्की सिस्टम भी चला, रिपब्लिक सिस्टम भी है, और कहीं कहीं पर तानाशाही था, ऑटोक्रेसी भी चला, डिक्टेटरशिप भी चला। लेकिन सारे सिस्टम में एक राजनीतिक व्यवस्था एग्जिस्ट कर रहा था, चल रहा था। जी हाँ, बिना इसके हो ही नहीं सकता है। जैसे हम प्राचीन काल की बात करें कि प्राचीन काल के एथेंस में जो हम बात करते हैं, मोनार्की सिस्टम है, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था एग्जिस्ट कर रही थी। अब देखो भारत की हम बात करें, कि भारत में हम देखते हैं कि भारत का जो, भारत क्या कहे, विश्व कहते हैं, जो पहला रिपब्लिक स्टेट जो बना था वह बिहार से प्रारंभ हुआ। और बिहार में कहा, वैशाली गणराज्य सुने होंगे, लिच्छवी सुना होगा। तो वैशाली गणराज्य जो था, ये कब की बात है, ये बुद्धा के समय के बात है, महाजनपद के समय का बात, यानी 6th सेंचुरी बीसी इंडिया के बात है। और 6th सेंचुरी बीसी इंडिया में महाजनपदाज आपने सुना होगा, किंगडम बन रहे थे, मोनार्ची सिस्टम डेवलप हो रहा था। वहीं पर भारत में यानी महात्मा बुद्ध के समय 10 गणराज्य भी एग्जिस्ट कर रहा था, चाहे गणराज्य हो, चाहे दूसरी तरफ हम देखें मोनार्की सिस्टम भी बन रहा था, मगध राज का उत्थान हो रहा है, अन्य बहुत सारे महाजनपदाज
का फॉर्मेशन हो रहा था, क्या वहां पर राजनीतिक व्यवस्था की जरूरत नहीं थी? थी। अब प्राचीन काल में यहां आप देख लो, चर्चा में है, जैसे मौर्य काल की हम बात करते हैं, आपने सभी ने पढ़ा है ना, ठीक है, मैं पढ़ाया भी था, तो हम मौर्य काल की बात करते हैं। तो मौर्य काल में भी कौटिल ने सप्तांग थ्योरीज यानी 7 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट की बात किया है। राज्य के सप्तांग सिद्धांत याद आ रहा है? तो राज्य के सप्तांग सिद्धांत की बात किया है। एक राजनीतिक संरचना, शासन के लिए हमेशा एक राजनीतिक संरचनाएं की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि राजनीतिक संरचनाएं से क्या होता है, एक शासन और प्रशासन, शासन और प्रशासन दोनों अलग अलग बातें, ध्यान देना, शासन और प्रशासन दोनों के लिए गाइडलाइन तैयार होता है, उसके प्रारूप में परिवर्तन किया जाता है, उसमें सुधार की जाती है, अमेंडमेंट होता है। राजतंत्र में भी था, आज लोकतंत्र में भी था, हमेशा से नीड पड़ा है। मौर्य काल में देखो था कि नहीं, शासन चलाने के लिए एक राजनीतिक संरचनाएं बना, कौटिल्य ने संरचनाएं दिया है। याद आ रहा है? नहीं आ रहा है तो देखना, आप लोग आराम से देखिए, कोई बात नहीं। क्योंकि राज्य के द्वारा और उसमें राजनीतिक व्यवस्थाओं के द्वारा एक रूपरेखा तैयार की जाती है कि शासन कैसे होगा, प्रशासन कैसे होगा, मंत्री परिषद का गठन कैसे होगा, समाज के लिए क्या क्या सुधार कार्य हो सकता है, या समाज में कोई परिवर्तन करना हो, या समाज में कोई नीतियां को लागू करना हो तो कैसे होगा, तो वो एक राजनीतिक संरचनाओं के द्वारा ही संभव है। या हमें अर्थव्यवस्था को इंप्रूव करना है, अन्य देशों के साथ हम व्यापार वाणिज्य को डेवलप करना है, एक अच्छा फॉरेन रिलेशन को स्टैब्लिश करना है, तो वो कैसे होगा, एक मजबूत राजनीतिक संरचनाएं के द्वारा ही होगा, जो कि प्राचीन काल में भी था और आज भी है। इसलिए पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल सिस्टम की रिक्वायरमेंट है और हमेशा आगे रहेगा। आज भी हम कहते हैं ना कि हमें स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, बोलते हैं। मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, हमें एक अस्थायित्व सरकार चाहिए। क्यों चाहिए अस्थायित्व सरकार? एक अस्थायित्व राजनीतिक संरचना चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि अस्थायित्व राजनीतिक संरचना होगी तो अच्छे राज्य का निर्माण होगा, अच्छे सामाजिक व्यवस्था होगी, अच्छी शिक्षा प्रणाली होगी, व्यापार वाणिज्य अच्छा होगा, रोजगार के अवसर खुलेंगे, जो यदि कोई सामाजिक बुराइयां हैं उसको दूर करने के लिए अनेक कानून बनाए जाएंगे। तो ये कब होगा? जब हमारे यहाँ एक राजनीतिक संरचनाएं होगी, पॉलिटिकल पार्टीज होगा, राइट? ये हमेशा से रहा है। यही बात हमें यहां पर मैं पॉइंट के थ्रू मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, जिसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि पहला क्या कहा है यहां पर, जरूरत क्या है, नेशन बिल्डिंग प्रोसेस, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी का होना जरूरी है। जो मैंने अभी कहा, समझाया, तो राष्ट्र निर्माण तब जब एक मजबूत राजनीतिक पार्टी होगी, स्टेबल गवर्नमेंट होगा। आज हम क्यों कहते हैं ये बीजेपी है, ये कांग्रेस है, ये समाजवादी पार्टी है, ये है एक्सेट्रा, बहुत सारी पार्टी है। इन कहते एक मजबूत सरकार बनी, एक हम इसी पार्टी को वोट देंगे क्योंकि अच्छा है और ये यही पार्टी हमारे देश के लिए अच्छा कर सकता है, बोलते हैं, लोगों के विचार होता है। तो क्यों कि जरूरत क्या है, एक अच्छे राष्ट्र निर्माण के लिए। अब देखा यह भी जाता है कि उस पॉलिटिकल पार्टी का मिशन क्या है, विजन क्या है एंड ऑब्जेक्टिव क्या है। 3 बातें, मिशन, विजन एंड ऑब्जेक्टिविटी। यानी उस पॉलिटिकल पार्टी में उसका व्यूज क्या है, उसके में दूरदर्शिता कितना है। जिस प्रकार के उसकी दूरदर्शिता होगी उसी प्रकार से नेशनल बिल्डिंग प्रोसेस होगा, राष्ट्र का निर्माण होगा। ठीक है, अब देखते हैं, हम दूसरी बात करते हैं यहां पर कि इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं। आंतरिक सुरक्षा के लिए राजनीतिक जो पार्टी होती है, जब किसी भी राज्य पर, किसी भी देश पर
कोई आंतरिक समस्या उत्पन्न होती है तो सभी राजनीतिक पार्टी बैठ करके समस्या का समाधान निकालते हैं। पहले भी था और आज भी हो रहा है, राजतंत्र में भी था और लोकतंत्र में भी हो रहा है। दिखते नहीं है, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है, एक सर्वदलीय सम्मेलन होता है। ये आज जब भारत आजाद हुआ है उसी समय नहीं, उससे पहले भी आप देखो, फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम भी देखो, जब बात नेशनल बिल्डिंग की बात होती थी, अपनी सुरक्षा की बात होती थी, तो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस कॉल होता था, यानी सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाता था। क्यों? कि सभी अपने अपने विचार रखेंगे और जो अच्छा विचार होगा उसको स्वीकार करके, लागू करके हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, मजबूत स्टेट का निर्माण हो सकता है। दूसरे बात, थर्ड पॉइंट देखे हम यहां पर देखते हैं वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य के लिए। बिल्कुल मैंने क्या कहा कि सभी पॉलिटिकल पार्टी का अपना मिशन होता है, विजन होता है, ऑब्जेक्टिविटी होता है, उसी के अनुसार वो काम करते हैं। और जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आगे पढ़ाऊंगा, पढ़े हो कि नहीं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, कंसेप्ट ऑफ द वेलफेयर स्टेट, एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना ही उसका उद्देश्य है। वेलफेयर स्टेट का ही निर्माण करना उसका उद्देश्य है। राज्य का उद्देश्य यही होता है। सरकार का उद्देश्य क्या है? एक अच्छे राज्य का निर्माण करे। अच्छे राज्य कब होगा? जब जनता के लिए लोक कल्याणकारी राज्य होगी, लोक कल्याणकारी योजना होगी, लोक कल्याणकारी में बहुत सारी बातें, अच्छी शिक्षा व्यवस्था होगी, स्वास्थ्य की व्यवस्था होगी, आवास की व्यवस्था होगी, रोजगार की बातें होगी, उसके बाद भेदभाव समाप्त करने की बात होगी, यानी सामाजिक समरसता, बंधुता, भाईचारा, ब्रदरहुड। तो क्या होगा? एक कल्याणकारी राज्य बनेगा। उसके लिए एक पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट है निश्चित रूप से, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो नहीं हो सकता है। अब हित समूह, चौथा क्या है? इंटरेस्ट ग्रुप, हित समूह के लिए। इसमें भी बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा एक इंटरेस्ट ग्रुप होता है, एक प्रेशर ग्रुप होता है, दबाव समूह जिसको हिंदी में कहते हैं। इस पर हम लोग आगे चलेंगे, जब गवर्नेंस में पढ़ाऊंगा तो उसमें हम प्रेशर ग्रुप की बात करें। तो प्रेशर ग्रुप तो बहुत सारा है, बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं बने हुए हैं, एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, या बहुत बड़े 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 व्यापारिक भी जो है वो भी प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करते हैं, सरकार पर दबाव डालते हैं ऐसे होगा। वहां पर इंटरेस्ट ग्रुप, हित समूह, हित समूह मतलब यहां पर है कि राज्य और लोक का विस्तार और विकास, उनके वेलफेयर योजनाएं। ओके, जो हम बात करें। और पांचवा यहां पर है बेटा क्या, हम देखते हैं फिफ्थ है सोशल चेंजेस, सामाजिक परिवर्तन के लिए। सोशल चेंजेस के लिए पॉलिटिकल पार्टी का होना अनिवार्य है, नहीं तो परिवर्तन के लिए एक रूपरेखा तैयार कौन करेगा यदि नहीं होगा तो ये समाज में क्या क्या चेंजिंग होना चाहिए, क्योंकि यदि हम बदलते हुए समय के साथ अपने आप को नहीं बदले तो हम पीछे रह जाएंगे। हम पीछे रह जाएंगे, समाज पीछा होगा, समाज पीछा होगा, राज्य पीछा होगा, राज्य पीछा होगा, राष्ट्र पीछा होगा, हमारा विकास ही नहीं होगा। न व्यक्तित्व का विकास होगा, न राज्य का विकास होगा। तो जो पुरानी व्यवस्थाएं हैं जिनके आज के समय में कोई प्रासंगिकता नहीं है, उसको ढोने से अच्छा है उसमें सुधार किया जाए, उसमें परिवर्तन करके नई बात जोड़ा जाए जो आज के रिलेवेंट हो। कोई चीज उसके रिलेवेंट हो करके हम देखते हैं और जोड़ते हैं तो उसमें एक नया रूप होता है, क्योंकि समय बदल रहा है, हम 21वीं सदी में जा रहे हैं।
और आगे भी आगे बढ़ेंगे, तो वहां पर सोशल चेंजेस होने की आवश्यकता है। पुराने व्यवस्थाओं से, ठीक है, पुरानी व्यवस्था की आलोचना भी नहीं कर सकते हैं, न पूर्ण समाप्त कर सकते हैं, लेकिन उसको आज के समय से रेलिवेंट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। और जोड़ने के लिए उसमें हमें सुधार की आवश्यकता होती है। यदि उसमें वो सुधार हम जोड़ देते हैं तो वह और अधिक प्रासंगिक होगा। प्रासंगिक होगा यानी एक नया रूप होगा, नया रूप होगा तो निश्चित रूप से राज्य, समाज, व्यक्तित्व सभी का विकास होगा, जिसके लिए एक आइडियोलॉजी चाहिए। वो आइडियोलॉजी कौन देगा? कोई पॉलिटिकल पार्टी ही देगा, क्योंकि सभी पॉलिटिकल पार्टी का, मैंने क्या कहा, उनका एक एम होता है, मिशन होता है, विजन होता है। उसी विजन से वो अपना अपना योजनाएं प्रस्तुत करते हैं। देखते नहीं है, सभी पॉलिटिकल पार्टी आज है, सभी अपने अपने मैनिफेस्टो इशू करते हैं चुनाव के वक्त। तो मैनिफेस्टो क्या है? तो उनका एक विजन है कि हमारी सरकारें बनेगी तो हम क्या क्या काम करेंगे, किस प्रकार से सोशल परिवर्तन होगा, यानी क्या समाज के विकास के लिए क्या कर सकते हैं। राइट। तो इन्हीं कारणों से राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता भारत में है, और इसको अच्छे से लिखने की जरूरत है, समझ रहे हो? उससे अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। उसको अच्छे से आप लोग लिखोगे तो अच्छा होगा। इसको आप लोग लिख के लाओगे, जितना मैं बोला हूं एक्सप्लेनेशन के साथ लिख के लाओगे। अब मैं चेक करूंगा, सभी का कॉपी चेक करूंगा। जो ऑनलाइन सुन रहे हो बच्चे, वह भी आप लोग पीडीएफ बना करके भेजना, और सभी का मैं चेक करूंगा और सभी को मैं फीडबैक दूंगा, जरूर दूंगा फीडबैक, इसमें क्या लिखे हो, क्या लिखने की जरूरत है, क्या लिखने की जरूरत नहीं है। राइट, ओके, क्या क्या हुआ? बस, ठीक है। अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा कि टाइप ऑफ द डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र किसको कहते हैं। ओके, ओके, स्टॉप लक।